ब- कर्नाटक में एक बड़ी दिलचस्प बात देखने में आती है कि विधानसभा के चुनाव में अ, लगभग कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा रहता है। भले ही जी सरकार बीजेपी की बन जाए, लेकिन जी पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता, 5 से 20% तक का फासला दिखाई। ये जी। क्या फिनोमेना है और क्या यही इस बार भी रिफ्लेक्ट होने वाला है जैसा कि आपका सर्वे कह रहा है? देखिए, जब जब बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई है आशुतोष, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सरकार बनाने के बाद में भी कांग्रेस के वोट बीजेपी से कर्नाटक में ज्यादा रहे हैं। 2019 केवल एकमात्र ये अपवाद की तरह आप कह लें कि लोकसभा में बीजेपी ने इतनी लंबी लीड कांग्रेस के ऊपर ले ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 बार जब सरकारें बनाई हाल फिलहाल में, चाहे वो 18 का हो चाहे 2008 का मसला हो, दोनों ही समय कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज्यादा थे। उसका एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल हिस्सा भी है आशुतोष, जो दर्शक आपके समझना चाहेंगे, वो ये कि कर्नाटक को आप एक पूरा कर्नाटक माने न माने, एक तो 6 रीजन है अलग अलग, लेकिन मुख्य बात यह है कि दक्षिणी कर्नाटक, जिसे जिसे ओल्ड मैसूर कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, जो 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, वो वोक्कालिका बाहुल्य इलाका है जहां पे जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऐतिहासिक रूप से वहां पे लड़ाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच होती रही है, वहां पर बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी रही है। मैं माफी चाहूंगा, इनको भी अपने फ्रेम में आना है इसके लिए लेकिन तो ये जो समस्या वहां पे जेडीएस की तीसरे मोर्चे की रही है, वो ओल्ड मैसूर के इलाके में रही। बचे हुए रीजन्स में आशुतोष, वहां पर मोर और लेस ये डायरेक्ट कंटेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस का, और दक्षिणी इसमें कांग्रेस और जेडीएस का कंटेस्ट रहा है। इस कारण से भी ओवरऑल राज्य के इसमें बीजेपी ने जब सरकार भी बनाई तो कांग्रेस के वोट ज्यादा आए, क्योंकि मैसूर वाले इलाके के वोट कांग्रेस के वो बीजेपी से बहुत ज्यादा रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जेडीएस का वोट शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जेडीएस अब मूलतः आप माने तो एक तरह से एंटी कांग्रेस के प्लैंक के ऊपर जो पुराना जनता परिवार का इतिहास रहा है उसका एक वोट रहा है। इसलिए जेडीएस जब जब डिसइंटीग्रेट होता है, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है, जैसा कि हमने 2019 के चुनाव में देखा। जेडीएस और कांग्रेस ने जब मिलकर भी चुनाव लड़ा तब भी बीजेपी उसमें जीती, क्योंकि जेडीएस का वोट शेयर वो कांग्रेस को लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि मौलिक रूप से वो एंटी कांग्रेस वोट रहा है। इसलिए जेडीएस के साथ में प्री पोल अलायंस ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित नहीं हो पाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज की तारीख में जेडीएस का ग्राफ जो दक्षिण में इसमें मैसूर इलाके में बढ़ रहा है, उससे जेडीएस की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन बचे हुए जो 5 रीजन्स हैं जहां पे बाइपोलर कंटेस्ट मुख्यतः है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, उन जगहों पे कांग्रेस का ग्राफ अच्छा खासा बढ़ा है। कांग्रेस उन सभी इलाकों में 40% के ऊपर वोट पा रही है, और बीजेपी के पीछे गैप जो है वो करीब 2 से 5% का गैप है। केवल एक इलाका है जिसे आप तटीय कर्नाटका कह सकते हैं, कोस्टल कर्नाटका, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत सिग्निफिकेंट रही है और जहां पे रिलीजियस पोलराइजेशन एक अच्छा खासा तगड़ा होता है। तो उन जगहों पे अभी भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और बीजेपी वो एकमात्र इलाका है जहां बीजेपी अभी के ट्रैकर में कांग्रेस से आगे चल रही है। बिल्कुल। आपने जो ये कहा कि मुद्दे प्रभावित करेंगे, इसमें जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण है या लिंगायत को माइनॉरिटी का स्टेटस है या हिजाब जैसे मुद्दे हैं या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हैं, तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी ने पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से करने की कोशिश की, हिजाब के मुद्दे को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, हलाल मीट का सवाल जिस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की, यहां तक कि एक बस स्टॉप था जिसका डोम जो है मस्जिद जैसा लग रहा था, उसको गिराने का काम किया है। तो क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण भी बीजेपी की मदद नहीं कर पा रहा है, और जो बुनियादी मुद्दे रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी का, वो ज्यादा अहम हो गया है? देखिए, 2 तरीके के मुद्दे होते हैं आशुतोष। जब हम पूछते हैं कि आपके जीवन के मुद्दे क्या हैं और इलेक्टोरल मुद्दे क्या है, इलेक्टोरल मुद्दे सामान्यतः वो हैं जो पार्टियां बनाती हैं, रोज के मुद्दे वो हैं जो वोटर के अपने मुद्दे होते हैं। अब यही उहापोह होती है। 2 सवाल हम जानबूझ के पूछते हैं आशुतोष, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में भ्रमित करते हैं, और हमको ये समझने की एक रिसर्चर के नाते ये हमेशा जिज्ञासा रहती है। हम लोग कई बार कहते हैं कि लोग इन मुद्दों पे वोट क्यों नहीं देते, लोग इन मुद्दों पे वोट क्यों देते हैं। इसी को बाइफरकेट करने के लिए हमने ये सवाल 2 अलग अलग पूछे। लोगों से आप उनकी जिंदगी के पहले पूछे तो वो बेरोजगारी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप पूछेंगे, बेंगलोर में सबसे बड़ी लोग मुद्दा बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का।
अब लोगों को ये उत्तर भारत में खासतौर पे जो है लोग सुनने में लगे, अरे भाई साहब बेंगलोर तो क्या शहर है, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जो बेंगलोर में रहता है वही जानता है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। बाढ़ आ गई, अभी जब बाढ़ आ गई तो बड़े बड़े सीईओ तक को जो है वहां से उठाना पड़ा, उनकी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की कोठियां जो है वो पानी में डूब गई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू बहुत बड़ा बेंगलोर रीजन में भी है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो विमर्श है, राजनीतिक विमर्श या जो चुनावी विमर्श है, वो पोलराइजेशन के आसपास बहुत ज्यादा जातिगत तो रहा है, रिलीजियस भी रहा है, लेकिन ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए पब्लिक ये भी कह रही है कि मुद्दे जो पब्लिक जनता के बीच में पार्टियां उठाएंगी वो रिलीजियस पोलराइजेशन से जुड़े होंगे। अब इन दोनों में से ज्यादा इंपैक्ट कौन करेगा? फिलहाल ये लगता है कि रिलीजियस पोलराइजेशन वाला एक सीमा से ज्यादा अब इंपैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो कर रहा होता तो सर्वे में ये आंकड़े नहीं दिखते जिसमें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। आपने बेरोजगारी का मुद्दे की बात की कि 29.9% यानी 30%, बिजली पानी सड़क 21.5%। कई और राज्यों में भी अब चुनाव होते हैं तो ये मुद्दे जब जनता से पूछिए तो उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन ये चुनाव के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट उस तरीके से नहीं करते, क्योंकि 30% अगर बेरोजगारी से लोग परेशान है, बिजली पानी से, तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। क्या कर्नाटक में भी ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि इनका उतना असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर पड़ेगा आशुतोष जी। देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट सारी चीजों का भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में कुछ काम नहीं हुआ या कर्नाटक में बीजेपी के वोट नहीं है। आप इतनी एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री में बदलने के बाद में और येदियुरप्पा जी जैसे बड़े सीजन आदमी को कोने करने के बाद में भी बीजेपी अगर 68 से 80 पहुंच रही है और उसके 35% के आसपास वोट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अपना बेस तो है ही है जिसके नीचे उसका वोट नहीं जाना है। लेकिन दरअसल हम लोगों की जो फ्रॉम अ डिस्टेंस देखने वाली बात होती है, जिसमें हम लोग अक्सर बेंगलोर से जुड़े हुए होने के कारण कर्नाटक को हम एक बहुत ही प्रोग्रेस्ड और बहुत ही ज्यादा विकसित राज्य के रूप में हम देखते हैं। ऐसा है नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप उत्तरी कर्नाटक में जाएं तो वहां पे जिस स्थिति का डेवलपमेंट का कमी रही है और बेंगलोर से दूरी वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट रहा है, क्योंकि वो इलाके अगर आप आएंगे तो वो जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जिससे बंबई से मराठवाड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से उत्तरी कर्नाटक की बेंगलोर से कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन जगहों पे एक अपने तरीके की समस्याएं हैं, बेरोजगारी के अलावा डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ काम बीजेपी ने ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जिससे काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, लेकिन लोगों का भी ये भी मानना है कि अगर सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से से बनी है, अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा काम किया है तो नरेंद्र मोदी को वोट हम तब देंगे जब नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने की बात होगी। थोड़ा सा ये स्प्लिट वोट आ गया है कि ये जो राज्य की सरकार है, ठीक है, बीजेपी के होने के नाते वो नरेंद्र मोदी के प्रति एक सहानुभूति और अच्छा भाव भी रखेंगे, लेकिन बीजेपी के लोकल नेताओं की, लोकल एमएलएस की, सरकारी क्रियान्वयन की, भ्रष्टाचार की जो आरोप हैं या जो जिस तरीके की चीजें सामने आती हैं, उन सबके सामने लोगों का अगर मन खट्टा हो और वो अगर बीजेपी को ऐसे वोट न दें बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों में से जो बीजेपी के भी समर्थक हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।